प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे समास में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास में व्यधिकरण तत्पुरुष भी पढ़ लिया था और समानाधिकरण तत्पुरुष भी हमने पढ़ लिया था। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद हमने द्विगु समास पढ़ा, उसके बाद हमने बहुब्रीहि समास पढ़ा और बहुब्रीहि समास के बाद हम पढ़ रहे हैं आज द्वंद्व समास। सुनिए, हमने 6 समास पढ़े। यहाँ पे समास के भेद 4 होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आप आगे जाकर पढ़ोगे तो मुख्यतः 5 भेद मिलेंगे। कितने भेद मिलेंगे? 5। ठीक है। बात करते हैं हम अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, और उत्तर पद संज्ञा पद होता है। अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसका समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। ये सारी बातें हमने की। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। मैंने आपको लिखा है: द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। बात करते हैं, उदाहरण भी लिखा है। इसके बाद हमने पढ़ा समानाधिकरण तत्पुरुष, जिसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा हमने लिखा है कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वह कर्मधारय समास होता है। उदाहरण भी हमने पढ़े। बात करते हैं अगले समास की, जैसे द्विगु समास है। कर्मधारय में से ही निकला है ये। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा थी: जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास। जैसे हमने पढ़ा था त्रिभुवनम त्रिलोकम। जैसे त्रिभुवनम त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है। समाहार यानी समूह अर्थ में ये प्रयुक्त होता है और दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे हमने पढ़ा पंच नदी, पंचानाम नदीनाम समाहार है। इसमें समास विग्रह द्विगु समास की तरह हुआ है, लेकिन समास का नाम द्विगु समास नहीं होकर अव्ययी भाव समास है। जैसे द्वियमनम द्योयमन्यो समाहार है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। जिस समास का अन्य पद प्रधान हो वह कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। पढ़े थे, जैसे पीताम्बर है, पीतमम्बरम यश से। ठीक है। लंबोदर है, लंबम उदरम यश से। ठीक है। इस तरह के उदाहरण, जैसे वीणा वादनी यासा, वीणा बजाने वाली जो वह कौन? सरस्वती। अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि होता है। अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास। इसका सूत्र है: उभय पदार्थ प्रधाने उभय पदार्थ प्रधाने द्वंद्व है। ये सूत्र है, उभय पदार्थ प्रधाने द्वंद्व है। एक साथ लिख लो: उभय पदार्थ प्रधाने द्वंद्व है। उभय का मतलब दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों पदार्थ, पदों का अर्थ प्रधान हो। दोनों पदों का अर्थ क्या हो? प्रधान। वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। परिभाषा लिख लेते हैं: जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो। उत्तर पद भी प्रधान हो, अर्थात सभी पद प्रधान हो। अर्थात सभी पद प्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह द्वंद्व समास कहलाता है।
देखिए और समझिए। मैंने आपसे कहा था कि दोनों पदों का अर्थ, दोनों पदों, उभय का अर्थ होता है दोनों पदों का अर्थ प्रधान। वह कौन सा समास? द्वंद्व समास। अब पद कितने होते हैं समास में? दो, पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, अर्थात सभी पद प्रधान हो, ये एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दो से अधिक पद भी मिल सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दो से अधिक पद भी मिल सकते हैं। तो जितने भी पद हों सभी, अर्थात में मैंने लिखा है सभी पद प्रधान हों, सभी पद प्रधान हों, वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। अब बात करते हैं नोट, कुछ बातें हैं। विग्रह करने पर समास विग्रह करेंगे ना, तो विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में समान विभक्ति लगाकर, दोनों पदों के मध्य में दोनों पदों में लिखो। समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाकर प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। प्रत्येक पद के अंत में च लिख देते हैं। च लिख देते हैं। विग्रह जब आप करोगे, द्वंद्व समास का जब समास विग्रह करोगे तो दोनों पदों में समान विभक्ति लगाओगे और समान विभक्ति लगा करके प्रत्येक पद के अंत में क्या लिख देते हैं? च लिख देते हैं। अगला नोट देखिए, इसका जो समस्त पद होता है, इस समास का समस्त पद आपको एक वचन में भी मिलेगा, द्विवचन में भी, बहुवचन में। अधिकांशतः द्विवचन और बहुवचन में होता है। द्विवचन और बहुवचन में होता है। इस समास का समस्त पद द्विवचन और बहुवचन में होता है। द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है। अब आप समझेंगे उदाहरण। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं समस्त पदम, और इधर लिख लेते हैं विग्रह। समझो, जैसे इधर देखो, राम है चे लक्ष्मण है चे, राम है चे लक्ष्मण है चे, ये समास विग्रह है। राम है चे लक्ष्मण है चे। देखो, राम में भी समान विभक्ति, राम और लक्ष्मण दो पद हैं, राम और लक्ष्मण। इधर लिख लो राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण हमने लिख लिया, समस्त पद बना रहे हैं। अब इसमें कितने पद हैं? एक तो राम है और एक लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण कितने पद हो गए? दो। तो लास्ट में कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण का द्विवचन लगा दो। दो पद हो तो द्विवचन लगाना है, दो से अधिक हो तो बहुवचन लगाना है। ये ध्यान रखना है भाई। दो पद है, राम है और एक लक्ष्मण है। अब दो पद हैं तो दो को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा वचन लगाओगे? द्विवचन। तो लक्ष्मण अंत में है तो लक्ष्मण का द्विवचन लगा दो, लक्ष्मणौ। ये समस्त पद हो जाएगा, राम लक्ष्मणौ। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना है। जैसे आपको दे दे पितरौ, सॉरी यहां पे नहीं लिखेंगे, पितरौ। अब आपको पता लग रहा है कि ये पितरौ द्विवचन है। पिता, पितरौ, पितर है। पिता एक वचन है, पितरौ द्विवचन, पितर है बहुवचन। अब पितरौ द्विवचन है तो दो आ रहे हैं, इस पद में दो आ रहे हैं।
अब वैसे द्वंद्व समास के विस्तार से हम बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो ये द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। समाहार अर्थ में भी होता है, यानी समूह अर्थ में भी होता है, एक शेष द्वंद्व भी होता है, ध्यान रखना। देखो पितरऊ में 2 पद छुपे हुए हैं, यानी द्विवचन है तो 2 पद हैं। कौन कौन से? देखो इसका समास विग्रह करेंगे हम। माता च पिता च, माता च पिता च। अब पिता हमने बाद में क्यों लिया? क्योंकि पितृ शब्द का द्विवचन क्या होता है? पितरऊ। ऐसे नहीं लिख सकते आप पिता च माता च, उल्टा नहीं लिख सकते। यदि पितरऊ की जगह मातरऊ आ जाए, क्या आ जाए? मातरऊ, ये आ जाए मान लो। अब आप माता को पीछे ले जा सकते हो। पहले पिता को यहां रख लीजिए, पिता चे माता चे। अब कर सकते हो ये, क्योंकि पितरऊ आवे तो पिता पीछे जाएगा, मातरऊ आए तो माता पीछे जाएगा। जैसे पितरऊ का माता चे पिता चे और मातरऊ का पिता चे मातरऊ चे। जैसे आपको वृक्षऊ आ जाए, वृक्षऊ। अब ये भी तो द्विवचन है वृक्षऊ। कितने पद छिपे हुए हैं इसमें? 2। देखो वृक्ष है चे, वृक्ष है चे, वृक्ष है चे, वृक्ष है चे, 2 ही तो वृक्ष हैं। मैंने आपको क्या लिखा है? विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति लगाकर प्रत्येक पद के अंत में चे लिख देते हैं। चे का मतलब होता है और। इस समास का समस्त पद द्विवचन और बहुवचन में होता है। देखो ये द्विवचन चल रहे हैं, अभी हम बहुवचन भी पढ़ेंगे। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये दे रखा है। अब मुझे इसमें पता बताइए आप पद कितने हैं? 4 पद हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, सभी में समान विभक्ति लगाओ। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब में समान विभक्ति लगा दी। प्रत्येक पद के अंत में चे लिख दो। धर्म है चे, अर्थ है चे, काम है चे, मोक्ष है चे। हो गया समास विग्रह। अब ये देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पद हैं, इनको एक साथ लिख लिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष लिख लिया। अब मोक्ष लास्ट में मोक्ष है, तो 4 पदों को प्रदर्शित करने के लिए मोक्ष का कौन सा वचन लगाओगे आप? द्विवचन या बहुवचन? 2 पद होते तो द्विवचन, अब लेकिन 2 से अधिक है, मोक्ष कौन सा? बहुवचन। ठीक है, राम की तरह रूप चलते हैं। राम है रामो रामः, मोक्ष है मोक्षौ मोक्षः। ठीक है, अगला उदाहरण जैसे वसंत ग्रीष्म शिशिरः। वसंत ग्रीष्म शिशिरः, ये ऋतुओं के नाम हैं। अब देख लो, एक तो आपके पास वसंत है, एक शब्द तो आपके पास वसंत है, एक पद। दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है शिशिर। अब इसमें समान विभक्ति लगाओ। वसंत है, ग्रीष्म है, शिशिर है, लगा दिया। प्रत्येक पद के अंत में चे लगा दो। चे, वसंत है चे, ग्रीष्म है चे, शिशिर है चे। अब 3 पद हैं ये, वसंत ग्रीष्म शिशिर, तो एक साथ हमने लिख दिया वसंत ग्रीष्म शिशिर। अब शिशिर का बहुवचन लगाइए आप, लास्ट में शिशिर है, राम की तरह रूप चला दो। राम है रामौ रामः, शिशिर है शिशिरौ शिशिरः। शिशिरः आपको लिखा हुआ है। और उदाहरण इसमें नहीं दे रखे हैं। अब और उदाहरण इधर पढ़ लेते हैं अपन। चलो इधर भी पढ़ लेंगे। जैसे पत्र पुष्पे दे दे, पत्र पुष्पे, पत्र पुष्पे, ये उदाहरण दे देता है। तो ये पत्र पुष्पे दिया है, नपुंसक लिंग है दोनों, पत्र भी और पुष्प भी। तो दोनों में समान विभक्ति लगाओ। पत्रम चे, पत्रम चे, पुष्पम चे, पत्रम चे, पुष्पम चे, पत्रम चे, पुष्पम चे, ऐसे होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर जी आपने तो यहाँ ऐसे नहीं किया, पत्र नपुंसक लिंग रूप ही ऐसे चलते हैं इसके। अब आप कर दे वो कहीं पत्र है चे, पुष्प है चे, ये गलत है।
ये नपुंसकलिंग है। फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, इस तरह रूप चलते हैं। अब पत्र और पुष्प ये कौन, कितने पद है इसमें? 2। तो पुष्प का द्विवचन लगाओ। देखो पत्र और पुष्प दोनों लिख लिए, पत्र पुष्प। अब पुष्प का द्विवचन क्या होगा? फलम फले फलानी, पुष्पम पुष्पे, पुष्पे लिख दिया। देख लो पुष्पे, ये द्विवचन में है, ठीक है। जैसे आपको और भी उदाहरण दे सकता है वो, जैसे पत्र पुष्प फलानी, पत्र पुष्प फलानी, ऐसे दे सकता है। अब तीनों नपुंसकलिंग हैं ये, तो क्या बनेगा? पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्रम च पुष्पम च फलम च, ऐसे। अब कितने पद हो गए? 3, 1, 2, 3। तो तीनों को एक साथ लिखो, पत्र पुष्प फल, लिख लिया, पत्र पुष्प फल। अब 3 पद फल है, लास्ट में फल है, फल का बहुवचन लगाओगे, फलम फले फलानी, तो ये बन जाएगा पत्र पुष्प फलानी। जैसे आपको दे दे पत्र पुष्पियो, पत्र पुष्पियो, ऐसे दे दे, इसका समास विग्रह कैसे करोगे आप? पत्र पुष्पियो, पत्र पुष्पियो का समास। अब ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति का पूरा कौन सा वचन है? द्विवचन। तो षष्ठी विभक्ति लगा दो, पत्रस्य च पुष्पस्य च, पत्रस्य च पुष्पस्य च, पत्रस्य च पुष्पस्य च। एक भी बन सकता है पत्रे च, ये भी बन सकता है पत्रे च पुष्पे च। क्यों बन सकता है? क्योंकि पत्र पुष्प्यो ये षष्ठी का द्विवचन है, तो सप्तमी का भी तो द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, यही सप्तमी विभक्ति का भी तो द्विवचन है। तो षष्ठी विभक्ति के लिए तो ये होगा पत्रस्य च पुष्पस्य च, और सप्तमी विभक्ति के लिए ये होगा पत्रे च पुष्पे च। अब देखो 2 हो गए, तो ये सप्तमी विभक्ति, ये सप्तमी, ये षष्ठी, ये षष्ठी। अब 2 हो गए तो द्विवचन लगा दीजिए, ये पत्र पुष्प बन तो गया। जैसे आ जाए आपको एकादश, ये आ जाए, तो एक है च 10 च, एक है च 10 च, ये भी है। जैसे द्वादश आ जाए, द्वादश, माना कि द्वादश आ जाए 12, तो क्या लिखोगे? दऊ च 10 च, दऊ च 10 च, ठीक है। त्रयोदश आ जाए तो त्रय च 10 च, त्रि च 10 च लिख दो, त्रि है। जैसे त्रयोदश आ जाए, माना त्रयोदश 13, अब इसको क्या लिखोगे? त्रय च 10 च। इस तरह आप 19 तक ले सकते हैं, समास द्वंद्व समास ही है, इस तरह से आपके बन सकते हैं। अब अगला उदाहरण ले, जैसे एकादश से लेके 18 तक, 19 तक, 19 का 9 च 10 च ऐसे करोगे। जैसे हम बात करें, आपको 9 10 आ जाए, 9 10, 19 ही तो होता है, तो 9 च 10 च ऐसे लिखोगे, 9 च 10 च। एकोनविंशति आ गया तो ये नहीं करोगे आप, 9 च 10 च, एकोनविंशति उसका अलग है। 9 10 आ जाए, 9 च 10 च ऐसे करोगे। अष्टादश आ जाए, अष्टौ च 10 च, जैसे माना अष्टादश आ गया, अष्टादश, तो क्या करोगे? अष्टौ च 10 च। ये उदाहरण आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ आपके लिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे सीता गीता निर्मला, ये आ जाए, सीता गीता निर्मला, सीता गीता निर्मला, ये आ गया। 3 है, 3 पद हैं आपके पास, एक तो सीता है, एक गीता है और एक निर्मला है। सीता गीता निर्मला, तीनों में समान विभक्ति लगी हुई है। प्रत्येक पद के अंत में च लिख दो, सीता च, गीता च, निर्मला च, हो गया समास विग्रह।
अब देखो सीता गीता निर्मला तीनों को हमने एक साथ लिख लिया, सीता गीता निर्मला, सीता गीता निर्मला। अब निर्मला का बहुवचन लगाओ क्योंकि 3 पद हैं, निर्मला का रूप चलेंगे लता की तरह, लता लते लता, निर्मला निर्मले निर्मला, तो निर्मला लिख दिया हमने। जैसे सीता गीते आ जाए, इधर एक लास्ट उदाहरण और समझते हैं। सीता गीते 2 ही पद हैं, सीता गीते तो 2 ही तो पद हैं, एक तो सीता है एक गीता है, तो सीता चे गीता चे, यही तो बनेगा, 2 पद हैं। अब लास्ट में क्या है, गीता, गीता का द्विवचन लता की तरह चलेंगे, लता लते लता, गीता गीते, द्विवचन क्या होगा, गीते, तो सीता गीते समस्त पद हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, सीता चे गीता चे। तो विद्यार्थियों हमने द्वंद्व समास को भी सही ढंग से पढ़ा। अब आपका ये समास है जो किताब में दे रखा है उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा समझाया। अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट लेके आएंगे कक्षा 10 का। वैसे इस वीडियो को कक्षा 8 भी देख सकती है, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे देख सकते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।